नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। गाजा में इजरायल का तांडव जारी है। टीजीपी समेत 68 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इस हमले में हवाई हमले में 68 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। इजरायल ने कई जगहों पर एयर स्ट्राइक भी की है। इजरायली सेना ने तंबू शिविर पर हमला किया। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजरायल ने गाजा में बड़ा हमला करते हुए कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में गाजा पट्टी पुलिस की डीजीपी समेत 68 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। गाजा के आंतरिक मंत्रालय के अनुसार इजरायली सेना ने अल मवासी जिले में एक तंबू शिविर पर हमला किया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। हमले में गाजा की पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी महमूद सलाह और उनके सहयोगी हुसाम शाहवान की भी मौत हो गई है। गाजा पट्टी में इजरायली हवाई हमलों में मरने वालों की तादाद 54 से बढ़कर अब 68 हो गई है। गाजा के अधिकारियों ने बताया कि इजरायली हमले में 68 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जिसमें महिलाएं, बच्चे और 2 उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। इजरायल ने कहा कि हमले में हमास के आंतरिक सुरक्षा तंत्र के एक वरिष्ठ सदस्य को निशाना बनाया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको एक बार फिर से, इजरायल की ओर से गाजा में हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। 68 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है। इजरायल ने कई जगहों पर एयर स्ट्राइक भी की है। इजरायली सेना ने तंबू शिविर पर हमला किया, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो देखिए, इजरायल की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं और गाजा के क्या हालात बने हुए हैं इस समय आप तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। गाजा की जो धरती है वो खून से रंगी हुई नजर आ रही है। बहुत से लोगों की मौत हो गई इस हमले में। तो देखना होगा युद्ध पर विराम कब तक लगेगा। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इजरायल की ओर से एयर स्ट्राइक की गई है। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। गाजा की ये तस्वीरें हैं जहां पर इजरायल की ओर से लगातार हमले किए गए हैं। आपको बता दें कि इजरायली हवाई हमलों में मरने वालों की तादाद पहले 54 थी, फिर बढ़कर 68 हो गई। गाजा के अधिकारियों ने बताया कि इजरायली हमलों में 68 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जिसमें महिलाएं, बच्चे और 2 उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। इजरायल ने कहा कि हमले में हमास के आंतरिक सुरक्षा तंत्र के एक वरिष्ठ सदस्य को निशाना बनाया गया। तो इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करवा देते हैं आपका। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो वहीं रक्षा विशेषज्ञ कर्नल टीपीएस त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वीएन झा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा। इजरायल की ओर से अब ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, ये हमले कितनी हद तक सही है? अब हम लोग हमेशा इसके ऊपर बात करते हैं और यहाँ तक कि यूएन, यूएनएससी, यूएनएचआरसी, इंटरनेशनल बॉडी जो है, सब ये हमेशा बताते रहते हैं कि वहाँ पे इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया और इतने लोग मारे गए। देखिए, एक भी जिंदगी अगर मारी जाती है बम धमाकों से तो वो निंदनीय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कहीं पे भी, किसी भी देश, दुनिया के किसी भी कोने में अगर किसी पे ज्यादती होती है तो सबसे पहले जो आवाज है, प्रोटेस्ट की आवाज या इससे असहमति की आवाज, वो जनता निकालती है। आज तक क्या ये पैलेस्टाइन के, आप चाहे गाजा कह लें या वेस्ट बैंक कह लें, इसमें एक भी ऐसा प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें के गाजा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हमास वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन करती है, उसके खिलाफ एक भी आवाज किसी सिविलियन ने निकाली हो कि आपने इस्राएल में जाके रेप, मर्डर और बाकी अगवा किया है लोगों को, आपके चलते हमारे जो सिविलियंस हैं वो मर रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं कि हमारे सिविलियंस क्यों मर रहे हैं? क्या कभी आपने इसके बारे में किसी को बोलते हुए सुना है? नहीं। तो अगर इस्राएल के आम जनता, चाहे वो पैलेस्टाइन, सिविलियन पैलेस्टाइन है या और कोई है, चाहे औरतें हैं, बच्चे हैं, अगर कोई इस तरह की सवाल नहीं पूछता है अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपने जाके गाजा में ये तबाही मचाई थी, आप इसके जिम्मेदार हैं, अब आप हमें समझिए, हमें आप बचाइए, लेकिन कोई नहीं बोलता है। तो इसीलिए जब भी ये इस तरह की खबर आती है, हमें जरूर दुख होता है कि वहां पे इतने लोग मारे गए, लेकिन गाजा में आम सिविलियन, इनोसेंट सिविलियंस कौन हैं? देखिए, वहां पे लगभग जब ये 7 अक्टूबर का जब अटैक हुआ था इस्राइल में, ऐसा माना जाता है कि लगभग 2500
हमास के जो जिहादी हैं वो इसराइल की सरजमीन पे जाके ये उत्पात उन्होंने मचाया था। तो अगर 2,500 ये लोग थे, जिसमें से कुछ अनरा उसके भी लोग थे, आपने सुना होगा, इसके ऊपर में इंक्वायरी हुई थी। तो जब ये सब लोग गए थे, जाके उत्पात मचाया था और उन्होंने वहां से बंधक को उठा के लाया था, तो कौन ऐसा आदमी होगा छोटे से गाजा में जो कि ये नहीं जानता है कि ये जिहादी हैं, जाके उन्होंने उत्पात मचाया है और इन्होंने वहां के बंधकों को उठा के लाया हुआ है। तो ये वहां पे जितने सिविलियंस हैं सब जानते हैं, लेकिन सब चुप हैं। या तो हमास के डर से चुप हैं, या फिर वो हमास के खिलाफ में आवाज नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी इस मानसिकता में पले बड़े हैं कि इसराइल एक काफिर देश है, वहां पे जाके जो भी हम करें वो जायज है, लेकिन हमारे खिलाफ कोई भी जो रिटेलिएशन हो वो ना हो। तो मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, ये कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है। अब आता हूं कि एग्जैक्टली आपने कहा, देखिए आज के दिन में जितने बार जो गाजा के जो निवासी हैं उत्तरी इलाके से दक्षिणी इलाके में गए, राफा में गए, फिर राफा से उनको हटा के खान यूनिस में लाया गया, फिर खान यूनिस से उनको उत्तर में लाया गया। तो इसमें हुआ क्या है कि जो जिहादी नेटवर्क थी, टनल सिस्टम, ऐसा माना जाता था कि वहां पे लगभग 1,000 किलोमीटर के आसपास अंडरग्राउंड टनल सिस्टम है। तो वो टनल सिस्टम लगभग तबाह कर दिया गया है। आज के दिन हमास के जो कैडर हैं वो सरफेस पे आ गए हैं, वो सरजमीन पे आ गए हैं। तो जहां भी एक शिविर लगता है, हटा के लोगों को लाया जाता है। ये जो हमास के जो कैडर हैं सबसे पहले जाके वो वहां पे बसते हैं। तो ऐसा माना जाता है बहुत सारे क्वार्टर्स में कि इन शिविर में जितने एडल्ट हैं उसमें से ज्यादातर हमास के कैडर हैं। हमास के बहुत सारे कैडर्स हैं, उसमें जिहादी तो हैं ही, उनके सिंपैथाइजर हैं, उनके जो एक ढाल, जिसको हम लोग कहते हैं कि जब भी कहीं पे एयर स्ट्राइक होती है वो अपने औरतों को, बच्चों को वहां पे ढाल बना के, शील्ड बना के वहां पे रखते हैं, वो हैं उसमें। और इन सबों के अलावे सपोर्टर्स और सिंपैथाइजर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आज के दिन में गाजा में ज्यादातर लोग जो 10 साल से बड़े हैं, ऐसा माना जाता है बहुत सारे क्वार्टर्स में कि या तो वो हमास के सिंपैथाइजर हैं, सपोर्टर हैं, या हमास के अतिवादी आतंकवादी हैं। तो अब देखिए, हम लोग कुछ कह लें यहाँ पे भारत में रह के, लेकिन वास्तविकता ये है कि गाजा के सिविलियंस अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमास की, उसके खिलाफ आवाज उठाने से बच रहे हैं। अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको ये पूछने से बच रहे हैं कि आप हमें इस आग में क्यों झोंक रहे हो। तो जब वो कुछ नहीं करेंगे तो आप और हम क्या करेंगे? हम लोग बहस कर लेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं उससे सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है वहां की वो वही लोग जानते हैं। टीपीएस त्यागी जी, मेरा आपसे सवाल होगा, अगर इसी तरीके से हमले होते रहे, इजराइल की ओर से हमले किए जा रहे हैं, अब तांडव भी लगातार हम देख रहे हैं, तबाही की तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसे तो युद्ध का अर्थ होगा ही नहीं। देखिए, पहले तो ग्रुप कैप्टन झा ने जो बात कही जी, ग्रुप कैप्टन झा ने जो बात कही जी, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ जी। दरअसल में हमें इजराइल का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि इजराइल इस समय केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो पूरी दुनिया की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। और बिल्कुल सही कहा, ये जो हमास है, इस हमास को फतेह पार्टी को छोड़ के बनाने वाले गाजा पट्टी के नागरिक ही तो हैं। और उन फलस्तीनियन को नुकसान इजराइल ने नहीं, हमास ने पहुंचाया है। हमास ने जितना पैसा हमास के पास आया, यूएनओ से आया, इजराइल से भी आया, दूसरी कंट्री से भी आया, वो हमास ने अपने हथियारों में लगाया, सुरंग बनाने में लगाया। वो पैसा आया था पैलेस्टीनियन की कंडीशन को सुधारने के लिए, वो उसने नहीं किया। और अब उन्हें अपना शील्ड बना लिया, ह्यूमन शील्ड। तो उनको मरवाने में, उनकी दुर्गति करने में हमास का हाथ है। मैं इसे इजराइल की, अच्छा, फिर अभी जो लेटेस्ट क्यों हुआ है कि हमास एक किस्म से खत्म सा कर दिया गया था, लेकिन नए साल में जानकारी मिली कि उसने हजारों लड़के और भर्ती कर लिए।
हर 10-12 साल से ऊपर का जो लड़का है उसको हमास का सोल्जर बनाया जा रहा है, और ईरान ने दोबारा से मदद करनी शुरू कर दी है। तब इजराइल ने ये एक्शन लिया, और ये उसने एक्शन में 2 पुलिस वाले बड़े उसके ओहदे के मारे गए। अच्छा, उसने कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने कि जब तक हमास का एक भी लीडर बचा हुआ है मैं युद्ध जारी रखूंगा। उसने न केवल अब्दुल क्या नाम है इसका हादी को मारा, जो उनका टॉप कमांडर है, उनका एक साले अरोरी जो बैरूत में यानी कि लेबनान में, उसको भी मारा और गाजा पट्टी में भी मारा। तो जो बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं ये दुनिया के लिए अच्छा है। लेकिन सर इससे नुकसान तो इजराइल को भी हो रहा होगा। यकीनन जी, यकीनन जब 2 पक्ष लड़ते हैं तो नुकसान इजराइल को हो रहा होगा, नहीं हुआ है जी। पहले तो 7 अक्टूबर को ऐसा नुकसान इजराइल को हुआ है जैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, और जिस तरह का अत्याचार वहां किया गया वो हुआ। और अब जो उसके छोटे छोटे रॉकेट हैं उन्हें तबाह करने में जो इनके आयरन डोम और जो इनकी मिसाइल का इस्तेमाल होता है वो बड़ी कॉस्टली है, और जो अमेरिका से फैब बम मंगाए गए हैं वो भी बहुत कॉस्टली है। तो इजराइल को नुकसान हुआ है, जान का भी माल का भी। तो इजराइल को ये नुकसान हुआ है, लेकिन प्रतिष्ठा के लिए नुकसान को जज्ब करना पड़ता है। आप तो यूक्रेन के युद्ध में देख लीजिए, क्या रूस को नुकसान नहीं हुआ? क्या यूक्रेन को नहीं हुआ? युद्ध में तो होता ही है, मगर युद्ध शुरू किसने कराया? क्या 6 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने कोई हमला किया था? इजराइल ने हमला तब किया जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया, और वो हमला नहीं था, वो एक किस्म से बुचड़िंग था, रेप था। वो और वो एक पार्टी चल रही थी, उस पार्टी में निर्दोष लोगों को मारा गया था, सोल्जर्स को नहीं मारा गया। लेकिन सर देखिए, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, चीजों को बहुत बेहतर समझते हैं, हमसे बेहतर समझते हैं, और आप ये भी समझते हैं किसी भी संगठन को जड़ से खत्म करना इतना आसान नहीं है, और इसमें बहुत से निर्दोषों की भी जान जा रही है। हम कब कह रहे हैं कि आसान है? आसान है पहली बात। और हम कब कह रहे हैं कि 100% खत्म हो जाएगा? अरे भाई, ये उनकी विचारधारा है, ये जो आतंकियों की विचारधारा है ये चलती रहेगी, लेकिन आतंकियों को ऐसा कर देना कि वो अगले 20-25 साल तक सर उठाने के काबिल ना रहे, ये अपने राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है। और यही तो इजराइल में नेतन्याहू कह रहे हैं कि अगले 20-25 साल तक ये सिर ना उठा सके, और इसीलिए वो आगे की प्लान भी बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खत्म होने के बाद में गाजा पट्टी के अंदर किसी भी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में हमास को शामिल नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, परोक्ष या अपरोक्ष इजराइल का कंट्रोल रहेगा। ये इसीलिए तो है कि इजराइल को अपने देश की सुरक्षा की समस्या है। चारों तरफ वो मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। 1948 में जब उसे स्थापित किया गया तब से लेके आज तक लगातार लड़ाइयां लड़ रहा है। तो वो अपनी देश की सुरक्षा के लिए ऐसा क्यों ना करे? हम तो समर्थक हैं इजराइल के। और मैं ही नहीं, देखिए इंग्लैंड के अंदर जहां पे शरिया अदालत अब अधिकृत कर दी गई है वो भी समर्थन करेंगे, और वो फ्रांस वो भी समर्थन करेगा जिसके अंदर ये लोग आगे आ गए हैं। फिलीपींस भी समर्थन करेगा जी। और मैं कह रहा हूँ साउथ थाईलैंड भी समर्थन करेगा। ये इनकी जो एक विचारधारा है कि बस हम ही हम हैं और दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, इसे खत्म करने की आवश्यकता है। कश्मीर हिंदुस्तान भी समर्थन करेगा। हमारे साथ भी कश्मीर में इसी तरह की सिचुएशन है जो इन्होंने जिहाद के नाम पे फैलाई हुई है, इस्लाम के नाम पे फैलाई हुई है, मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे फैलाई हुई है। इसको कंट्रोल करना जरूरी है, और कंट्रोल पूंछ पकड़ के नहीं किया जाता। अगर किसी भैंसे को कंट्रोल करना है तो उसके सींग पकड़ के करना पड़ेगा, और ये सींग पकड़ने का काम इस समय इजराइल कर रहा है।
बिल्कुल सर, और इजराइल ने इस दौरान बहुत से ऐसे बयान दिए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, जितने भी संगठन है, चाहे हमास हो या फिर हिजबुल्लाह हो, वो जड़ से खत्म करके रहेगा, और इसी राह पर इजराइल आगे भी बढ़ रहा है। वीएन झा जी, क्योंकि देखिए अभी टीपीएस त्यागी जी से भी इसी पर चर्चा हो रही थी, उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं इजराइल को भी नुकसान हो रहा है। नुकसान जाहिर सी बात है, युद्ध होता है तो दोनों पक्षों को नुकसान होता है, लेकिन इसके अलावा कोई और तरीका है या फिर युद्ध से ही निपटा जाएगा इस स्थिति से? देखिए, तरीका तो है, लेकिन उस तरीका को अपनाने के लिए थोड़ा सा लचीलापन जरूरी है दोनों साइड को। वो फ्लेक्सिबिलिटी इस्राइल ये एक्सपेक्ट करता है कि गाजा ये सुनिश्चित करे कि कभी आगे फिर इस तरह का जिहादी अटैक ना हो जो 7 अक्टूबर 23 को हुआ था। ये एक चाहता है, और दूसरा ये चीज चाहता है कि जितने तक बना के ले जाए गए हैं उन जिहादियों द्वारा, उनको अनकंडीशनली उनको रिटर्न किया जाए। लेकिन जिहादियों से बात कौन करे? अब उसके जो नुमाइंदे जो भी हैं, चाहे वो ईरान हो या फिर कुवैत में बैठा हुआ हो या कतर में बैठ के निगोशिएशन कराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इन सबों में जो परिणाम क्या निकला है, अभी तक सीज फायर नहीं हुआ है ब्रोकर। एक समय में यूएनएससी ने भी सीज फायर ब्रोकर कर दिया था, लेकिन वो एक तरफा सीज फायर था जो कि इस्राएल कतई पता नहीं था, कतई एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि इस्राएल की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित नहीं की गई थी कि आगे से ऐसी जिहादी अटैक नहीं होगा, और ये जो जितने बंधक बना के लिए गए हैं उनको रिटर्न नहीं किया जाएगा। वहीं पे हम आते हैं, आज से लगभग 5-6 महीने पहले एक डील ब्रोकर की जा रही थी, जो हमास का जो आका था उसके मारे जाने के बाद, हानिया के मारे जाने के बाद, कि अब इस्राएल जो है अटैक बंद कर दी। इस्राएल ने सिर्फ 2 चीज कही थी, एक तो सारे जितने बंधक हैं उसको वापस करो, और दूसरा कि हमास जो कि जिसके हाथों में बंदूक है गाजा में, वो अपने बंदूक को सरेंडर करे, तो फिर हम फायर कर देंगे यहां से। क्योंकि इस्राएल ये नहीं चाहता कि गाजा में अब भी ये सीज फायर होने के बाद भी जो हमास के जिहादी हैं उसके हाथ में बंदूक हो, क्योंकि फिर वो फिर ऐसे ही करेंगे। और इस तरह की जो लैंग्वेज है वो इस्राएल से भी आई हुई है, वो हिजबुल्लाह से भी आई हुई है, और भी कुछ जो देश हैं जो जिहाद को जो बढ़ावा देते हैं उन्होंने भी कही हुई है। आखिरी शर्म आती है पूरे विश्व को कि जब 7 अक्टूबर 23 को ये जिहादी जाके इस्राएल की सरजमीन पे मारकाट, रेप और लोगों को अगवा कर रहे थे, तो मुस्लिम जगत के लोगों ने पूरे विश्व में इन्होंने वो एक रैली निकाली थी, मार्च निकाला था जो कि वो उनके समर्थन में था। ह्यूमैनिटी क्या इतनी नीचे गिर गई है? मानवता क्या खत्म हो गई है? माधुरी, मैं आपको एक और चीज कहता हूँ, हर दूसरे दिन तीसरे दिन इस्राएल में प्रोटेस्ट होता है। वहां के इस्राएली के जो स्वजन हैं, जो जिनको बंधक बनाया गया है, वो प्रोटेस्ट करते हैं इस्राएली गवर्नमेंट के खिलाफ। मतलब मानवता वहां अभी भी जीवित है। लेकिन गाजा में जहां पे लोगों के माँ बच्चे मारे जा रहे हैं, इसमें वो किसी के खिलाफ में प्रोटेस्ट नहीं कर रही हैं। जरूरत थी कि उनको प्रोटेस्ट करने की, यानी कि वहां की जो जनता है खुद जिम्मेदार है इस स्थिति की, खुद जिम्मेदार है। लेकिन हमारा विश्व आज के दिन में ऐसा है कि एक नैरेटिव पे चलता है। यहाँ पे यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा पहले ही दिन बनाई गई थी कि प्रोटेस्ट हैज नॉट बीन इन द वैक्यूम। मतलब जो हमास जो चढ़ाई की थी वो वैक्यूम में नहीं था, शून्य में नहीं था। तो मतलब यूएन सेक्रेटरी जनरल इसको बढ़ावा दे रहे हैं। और उन्हीं दिनों बहुत सारे देशों ने आवाज निकाली थी कि जो मिस्टर गुतरेस वो रिजाइन करे। लेकिन ये जो है, आपको याद रखना पड़ेगा, यूएन में आज के दिन में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अब मुस्लिम 47 हैं और ओआईसी जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें 57 देश हैं। तो जहां पे 57 देश एक ब्लॉक में खड़ी हो तो उसकी आवाज को आप निगेट नहीं कर सकते हैं। और यूएन वहां पे वहीं चल रही है। तो इसीलिए यूएन से आप आज कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, चाहे यूएन हो, चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे यूएन एचआरसी हो, ह्यूमन राइट काउंसिल हो।
इससे आप कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, वहां से कुछ नहीं आने वाला है। इसराइल जिस दिन ये समझेगा कि हाँ, उसका जो पूरा जो ऑब्जेक्टिव था, जो उसका एम था इस लड़ाई को शुरू करने का, वो पूरा हो गया है, ये अपने आप बंद हो जाएगा, या फिर भगवान इन जिहादियों को थोड़ी सी मति दे, थोड़ी सी मति दे कि वो ये समझे कि जो उन्होंने मारकाट किया था ये उसका परिणाम है। वो आज के दिन भी उन जिहादियों को कहे कि आप अपने आर्म्स रखिए, हमें आपका ये आर्म्स नहीं चाहिए, और जो जो बंद बना के अभी तक रखा है उसको वापस कीजिए। लेकिन कोई कहने वाला नहीं है और ना कोई कहने वाला है। तो ये लड़ाई कहां जाके रुकेगी ये भगवान जानता है। लेकिन जब तक इस्राएल का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा, जब तक इस्राएल ये फील नहीं करेगा कि हाँ, आज के दिन से गाजा सेफ है, अब गाजा से उस तरह की 7 अक्टूबर वाली हमला नहीं होगी आगे कभी, तब तक ये लड़ाई बंद नहीं। बिल्कुल सर, जिस तरीके से हम स्थिति देख रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि अभी ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। टीपीएस त्यागी जी, क्योंकि हमने हमेशा अमेरिका का जिक्र इस युद्ध में किया है और डोनाल्ड ट्रंप की भी हमने चर्चा कई बार की है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कैसी स्थिति बनेगी, क्योंकि समय के साथ स्थिति चेंज होती हुई नजर आती है, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा है अब राष्ट्रपति बनने में डोनाल्ड ट्रंप के। तो क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा? अगर होगा बदलाव तो कैसा बदलाव होगा इस युद्ध में? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले ही कह दिया है कि 20 जनवरी से पहले जो इजराइल के बंदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए, पूरों को रिहा कर दिया जाए, और यदि ऐसा नहीं करता है तो फिर नर्क का सामना करे, और नर्क का भी नहीं, पूर्ण नर्क का सामना करे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। लिहाजा अमेरिका की पॉलिसी तो साफ हो गई, यानी कि अगर 20 जनवरी तक ऐसा नहीं होता है तो फिर अमेरिका इजराइल पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं बनाएगा और खुल के छूट देगा कि गो अहेड। और फिर इजराइल को अगर खुल के छूट मिली तो इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाएगा, ताकि ये जो मुस्लिम वर्ल्ड का उसके ऊपर खतरा है वो खत्म हो। तो यानी कि वो वार को और आगे बढ़ाएगा, ताकि कई देशों की थोड़ी थोड़ी जमीन मिला के जो ग्रेटर इजराइल का प्लान था पुराने समय में एक्टिवेट किया गया था, अब उसको वो फिर एक्टिवेट करेगा और गाजा का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए लड़ाई जारी रहेगी। यानी कुल मिला के बात आके ये रुकती है कि अगर हमास को सद्बुद्धि आती है और वो बंदियों को वापस करता है तो फिर कुछ सॉल्यूशन है, अन्यथा लड़ाई और आगे जारी रहेगी। यानी कि जो अभी तक अमेरिका से सपोर्ट इजराइल को मिलता हुआ आया है, आने वाले समय में उसी तरीके का सपोर्ट इजराइल को मिलता रहेगा, ज्यादा मिलेगा जी, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अमेरिका जो है इस समय यूक्रेन से अपने हाथ खींच रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी में यूक्रेन को सपोर्ट देना शामिल नहीं है, उसकी पॉलिसी में इजराइल को सपोर्ट में इजाफा करना शामिल है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इतना ही नहीं, जो ये हमास है और जो इसका सपोर्टर ईरान है, उस ईरान के खिलाफ हमला भी शामिल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अगर इन आतंकियों को समझ में नहीं आता है तो ये समझ लें कि हमास और ईरान और जो ऐसे आतंकी समूह है उनके ऊपर हमला होगा। डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास रहा है, उसने सुलेमानी को मारा, सुलेमानी के लिए उसने कहा, तो वो आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं। बिल्कुल सर, और जिस तरीके से चर्चा हुई है उससे तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमास को सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है, तभी युद्ध ये रुकेगा और तभी शांति स्थापित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।